Hello students, I welcome you in my first video of class 11 physics. तो आज हम पहला वाला चैप्टर that is physical world, that's what we are going to discuss. Before that, let me introduce myself Harsh Mohan, and through this YouTube channel I'll be posting regular videos of class 11 physics. तो अब हम टॉपिक में बात करते हैं. क्लास 11 का पहला वाला चैप्टर that is physical world. ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को शायद स्किप ही कर दिया होगा. क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता इन जनरल. तो हम लोग क्यों पढ़ाई करें? फ़ायदा क्या है? नहीं, एक्चुअली हर जगह फ़ायदा के बात नहीं किया जाता है. हमें ये इस टॉपिक को पढ़ाई करना जरूरी है. इसलिए ज़रूरी क्योंकि this is the only chapter which will give you an interest. It will develop an interest. Why it is important to study physics. बाद में ये तुम लोगों को ये भी इंटरेस्ट ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा कि फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है. साथ ही साथ इट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द स्कोप्स एंड रेंजेस ऑफ फिजिक्स. अभी हम पॉइंट वाइज बात करें तो ऐसे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से दैट इट विल डेवलप and interest in physics. क्योंकि it will develop, क्योंकि जैसे कि हमारा दिन का जितना सारे एक्टिविटीज़ होता है, दिन के सुबह नींद से जागने के बाद शुरू करके रात को सोने से पहले तक जितना सारा एक्टिविटीज़ है, हर एक एक्टिविटी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन रहता है. और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के मन में एक मिसकॉन्सेप्ट रहता है कि मतलब फिजिक्स का नाम सुनते स्टूडेंट्स चौंक उठता है. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि इन ट्रू सेंस फिजिक्स स्टडी करने के लिए किसी को ब्रिलियंट होने का ज़रूरत नहीं है. उसको चाहिए अपना कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन. अगर कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने के बाद किसी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया और इसका फैक्ट्स और फाइंडिंग्स के ऊपर उसका इंटरेस्ट जाग गया तो वो फिजिक्स को पीछा नहीं छोड़ा सकता. मतलब फिजिक्स के साथ स्टूडेंट्स का प्यार होना पॉसिबल है. अगर पॉसिबल हो जाएगा ये बीच में कभी भी स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ेगा. मतलब वो एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. 100% फैक्ट्स और फाइंडिंग्स के ऊपर कॉन्सेप्ट बेस्ड फिलोसफी ये सब चलता है. तो उसको आधार पे इंटरेस्ट के साथ किसी को ट्राई करना चाहिए फिजिक्स का पढ़ाई करना. मैंने बहुत सारा ऐसा भी लोग देखा है जो फिजिक्स के साथ ज़रा सा भी तालमेल नहीं है, फिर भी ये सब लोग भी फिजिक्स का कुछ नया टॉपिक्स ट्रेंड्स के बारे में ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है. फिर बात करते हैं फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स का रिलेशन क्या है. रिलेशन विथ मैथमेटिक्स. एक्चुअली फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स का जो रिलेशन वो बहुत गहरा रिलेशन. बातों में कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. हाँ, ये बात सही है. क्योंकि हम लोग जब भी फिजिक्स में कुछ स्टडी करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो अल्टीमेटली जो होता है हम लोग को कुछ भी फैक्ट्स और फाइंडिंग्स को मैथमेटिक्स के तौर पे एक्सप्रेस करते हैं. तो इसीलिए फिजिक्स स्टडी करने के लिए थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का आइडिया होना चाहिए. नहीं, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन में रहना चाहिए, ये जरूरी नहीं है. मतलब थोड़ा बहुत आइडिया, कुछ टॉपिक्स है, थोड़ा बहुत बस ये सब थोड़ा टॉपिक जान लेने से काम हो जाएगा. जैसे कि मान लो क्लास 10 में तुम लोगों ने पढ़ाई किया होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में. मुझे एक भी ऑप्शन बता सकती हो जहाँ पे ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया? नहीं, ये सब का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं होता है. साथ ही साथ क्लास 11 और 12 में ये पढ़ाया जाएगा कि डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है. तो ये सब चीज़ भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया लेना होगा. जिन लोगों का बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स नहीं है, फिर भी इन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लेना पड़ेगा. तो ये सब जो चीज़ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मतलब कैलकुलस का, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, बाइनोमियल इक्वेशंस एटसेट्रा, ये सब चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में तो कहीं भी यूज़ नहीं किया जाता है, फिर भी हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मान लो फिजिक्स अगर नहीं होता तो मैथमेटिक्स का जो ये सब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, बाइनोमियल्स एटसेट्रा, ये सब का क्या मानना होता. मतलब इसका ये सब का इस्तेमाल कहाँ पे होता.
कहीं पे भी नहीं। इसलिए अगर फिजिक्स नहीं है तो मैथमेटिक्स किसी भी काम का नहीं है। अगर मैथमेटिक्स है तो इसका इस्तेमाल सिर्फ फिजिक्स लोग ही कर सकते हैं। अभी आते हैं फिजिक्स एक्चुअली फिजिक्स में। तो फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ाई करेंगे बाद में। इससे पहले तो हमें तो ये तो पता चले कि फिजिक्स क्या है इन ट्रू सेंस। तुम लोगों को पूछा जाएगा व्हाट इज़ फिजिक्स, तुम बोलोगे हाँ इसमें तो पढ़ाई किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस, देन टेलीस्कोप, देन माइक्रोस्कोप, देन इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंसेस, कैपेसिटर्स, और भी क्या क्या नाम ले लोगे, थर्मोमीटर्स, फिर बस ये सब। तो ये सब ही फिजिक्स है ना? नहीं है, एक्चुअली इतना आसान बात नहीं है। फिजिक्स इतना छोटा मोटा नहीं है। फिजिक्स बहुत इससे बहुत बहुत ज़्यादा है। Physics is much bigger than this. So, अगर it is not possible to define physics in one or two sentences. Still, if I am asked to define physics in one sentence, if the question is what is physics? In true sense, it is not possible to define in one sentence. Still, if I have to define, then first of all, I will say that physics is study of मैटर का जो चीज़ हम लोगों को नज़र आता है, जो नेचर दिखता है उसमें, उसको स्टडी करना ही हम लोग फिजिक्स कहते हैं। जैसे कि ये मेरा हाथ में मार्कर है, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये सरफेस में ग्राउंड में ड्रॉप हो जाएगा। तो ये भी इसका नेचर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा छोड़ देने से ये ग्राउंड में ही जाकर टच होता है। तो ये क्यों गिरता है, उसको स्टडी करना हम लोग फिजिक्स कहते हैं, क्योंकि ये इसका नेचर है। और कोई चीज़ ऐसे छोड़ देने से ये नीचे गिर जाता है। फिर जैसे कि व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो टेक्स प्लेस, ये ज्वालामुखी क्यों पड़ता है। फिर चाय के प्याला कुछ देर तक बाहर रख देने, ऐसे ही रख देने से ये ठंडा हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है, व्हाई इट शोज सच टाइप ऑफ नेचर। स्टडीइंग सच टाइप ऑफ नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स इज एक्चुअली नोन एज फिजिक्स। फिर भी और थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं अगर डिफाइन करता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि इट इज़ द लॉज एंड principles which governs the यूनिवर्स। ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बात करना जो पूरा की पूरा दुनिया को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अभी भी मैंने बोला था, ये अगर मार्कर को मैंने छोड़ दिया तो ये ग्राउंड में गिर जाएगा। तो ये इसका प्रॉपर्टी है, इसका रूल है, वही है। और किस रूल से हम लोगों को ये डिस्कस किया जाता है, व्हाई इट ड्रॉप्स लाइक दिस, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिल जाता है। तो ये है इसका नेचर और उसको स्टडी करना हम लोग फिजिक्स कहते हैं। फिर दूसरा तरीके से मैं अगर डिफाइन करूं तो मैं बोल सकता हूं कि इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ द थिंग्स डू as they do, and hence to predict the nature। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। अगर 3 क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग स्टडी करके कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं तो उस टाइप के स्टडी को हम लोग कहते हैं फिजिक्स। जैसे कि देखो, व्हाई, देन हाउ, देन टू प्रेडिक्ट। अगर इस 3 क्वेश्चंस का हम लोगों को सही आंसर मिल गया, देन सच काइंड ऑफ डिस्कशन और नॉलेज इज नोन एज फिजिक्स। मान लो पहले बात, ये मेरे पास मार्कर है, इसको मैंने छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद कुछ ही सेकंड में ये ग्राउंड टच कर लेगा। तो पहले क्वेश्चन ये है, व्हाई इट ड्रॉप्स लाइक दिस, बिकॉज वी हैव देन आंसर, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में आता हूँ अभी, हाउ
तो ये सब यहाँ पे मेजर करने के लिए बहुत सारा पैरामीटर्स है, जैसे कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, ग्राउंड टच करते वक्त, करने से पहले, जस्ट द मोमेंट इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, व्हाट वाज द फाइनल वेलोसिटी, एंड व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड। ये सब बहुत सारा पैरामीटर्स हम लोग मेजर कर सकते हैं, और यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड। ओके, देन हैंस टू प्रेडिक्ट। जैसे कि मान लो यहाँ से इतना हाइट से मैंने गिराया था, मान लो 3 सेकंड में ये ग्राउंड टच कर लिया। अगर मैं ये जो रूफ है, रूफ का टॉप हाइट से, इस रूम का टॉप हाइट से अगर मैंने इसको गिराया तो कितना सेकंड्स लेगा। इसके लिए मुझे गिराने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूज़ करके, इक्वेशंस यूज़ करके हम इसे निकाल सकते हैं। और एक दूसरे कुछ ऑप्शन एग्जांपल्स के बारे में बात करता हूँ। मेरे पास मान लो एक छोटा सा स्टोन है, अगर इस स्टोन को मैं फर्स्ट फ्लोर में गया, फर्स्ट फ्लोर जाके इसको गिरा दिया ऐसे ग्राउंड में, अगर ग्राउंड ना हो के मान लो किसी आदमी का सर पे गिराया, क्या हो जाएगा? थोड़ा बहुत तकलीफ आएगा उसको, थोड़ा बहुत स्वेलिंग भी हो सकता है, पर उसका इतना खतरनाक कुछ नहीं होगा। ओके, अगर इस स्टोन को मैं 5th फ्लोर में लेके गया और वहाँ से उसी आदमी का सर पे गिराया, नहीं एक्चुअली नहीं गिराना है किसी के सर पे, तो अगर मैं वहाँ 5th फ्लोर से गिराया तो क्या लगता है, फर्स्ट फ्लोर से गिराने के बाद जो इम्पैक्ट होगा 5th से गिराने के बाद इम्पैक्ट सेम ही रहेगा क्या? नहीं, इसका ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है 5th फ्लोर से गिराने से। तो ये दोनों केस हम कंसिडर करें तो पहले बात ये है वाई, मतलब क्यों गिरा है, ये बात नहीं है, मतलब ये क्यों गिरा, नीचे क्यों और क्यों गिरा, ऊपर की और क्यों नहीं गया, तो उसका आंसर है ग्रेविटेशन। ओके, देन हाउ, कैसे गिरा? फर्स्ट ऑफ ऑल, when the moment you just release the object, initial velocity is 0, then gradually its velocity keeps increasing। तो यहाँ पे हम लोग ये स्टडी कर सकते हैं, पहले 0 था, धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ते गया और अल्टीमेटली आफ्टर दिस मच ऑफ सेकेंड्स इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ये सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे कि जब फर्स्ट फ्लोर से गिराया, ये स्ट्राइक करते वक्त कितना जोर से ग्राउंड को स्ट्राइक किया था, उसका एनर्जी लेवल क्या था। फिर ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5th फ्लोर से गिराने के बाद वो कितना जोर से और कितना एनर्जी के साथ ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन का। अभी प्रेडिक्ट करना है, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर से गिराने के बाद ये इतना एनर्जी के साथ ग्राउंड को टच करता है, अभी 5th फ्लोर से या 4th फ्लोर से गिराने के बाद कितना एनर्जी के साथ ये ग्राउंड स्ट्राइक करेगा। फॉर दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गो टू द 4th फ्लोर अगेन, you just use some mathematical findings, formulas, equations, etc., and you simply calculate what will be the expected energy level। तो हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम लोग 1 या 2 ऑब्जर्वेशन लेके उसको ठीक तरह से स्टडी करेंगे, फिर उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करके हम लोग बहुत सारा फैक्टर्स है जो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप का कोई भी अगर चीज़ को हम लोग ये कुछ सवाल पूछने के बाद जो हम लोग को आंसर मिलता है, मतलब उस टाइप का स्टडी करके कुछ नॉलेज गेन करना ही हम फिजिक्स मानते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। सो लेट्स check what are the next